हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और पोषक कोशिका में जीन को या डीएनए को कैसे प्रवेश किया जाता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पोषक कोशिका में आरडीएनए अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे प्रवेश कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए क्या होता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से डीएनए और आरएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से किसको, डीएनए और आरएनए को अलग किया जाता है। ठीक है, इस तकनीक से क्या करते हैं, इस तकनीक से डीएनए या आरएनए को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट है इस चैप्टर में क्या है, डीएनए को अलग करना या डीएनए को प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से डीएनए को अलग किया जाता है। इस तकनीक में क्या किया जाता है, देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और फोरेसिस मीन्स रन करना। इलेक्ट्रिक करंट में डीएनए को रन कराया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट में डीएनए को रन कराया जाता है। तो आप लोग जानते हैं डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए पे क्या होता है, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है या आवेश होता है। डीएनए पे क्या होता है, निगेटिव आवेश होता है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ दौड़ेगा या भागेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव होता है जिसको एनोड कहते हैं, और एक क्या होता है, कैथोड, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो यह किस चार्ज की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो डीएनए है यह कहाँ पे, किधर, एनोड की तरफ। कहाँ पे, एनोड की तरफ, अर्थात प्लस चार्ज जहाँ पे होगा, एनोड की ओर क्या करता है, रन करता है या दौड़ता है या जाता है या बढ़ता है। ठीक है, जाता है। ठीक है, समझ में। तो इसी आधार पे क्या किया जाता है, डीएनए को अलग किया जाता है। ठीक है, डीएनए किधर से, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, अलग होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, एक जेल होता है एग्रोजेल। एग्रोजेल में, एग्रोजेल की प्लेट पे डीएनए को क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है या रन कराया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ एक। ये एक प्लेट है किसकी, एग्रोजेल की। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो कॉम्ब से बनाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है वेल। इसी वेल में डीएनए को भरा जाता है या डाला जाता है। ठीक है, और ये जेल या प्लेट किसका है, एग्रोजेल है, एग्रोज जेल की प्लेट है ये, एग्रोज जेल। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। ये एग्रोजेल की एक प्लेट होती है
ठीक है। और इसमें ये छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। ये एकदम सॉलिड नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड में आप देखते हैं क्या होता है, वो पोरस होता है। तो इसी तरह से एगरोज जेल होता है, लेकिन यहाँ पे पोर क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रेड कितने बड़े पोर होंगे, तो इसमें पोर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसमें से डीएनए जाने वाला है, दौड़ने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं, जिसको वेल कहते हैं, और इसी में क्या किया जाता है, डीएनए को लोड किया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो एगरोज जेल है ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये जो एगरोज जेल है ये बनता है अगार से। इसको किससे बनाया जाता है, अगार से बनाया जाता है एगरोज जेल, ठीक है। क्या बनाया जाता है, एगरोज जेल। ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। जो अगार एगरोज जो होता है ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है, अगार प्राप्त होता है रेड एल्गी से, ठीक है। रेड एल्गी अर्थात लाल शैवाल से प्राप्त होता है, जिसको सीवीड्स या समुद्री खरपतवार कहते हैं। अगर स्पेसिफिक किसी विशेष रूप से अगर हम शैवाल की बात करते हैं तो जिलीडियम, कौन सा शैवाल, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो ऐसे शैवाल हैं, ये दोनों रेड एल्गी हैं, जिनसे क्या प्राप्त होता है, अगार प्राप्त होता है। और इस अगार से बनाया जाता है एगरोज जेल। इसी एगरोज जेल से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स ना। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि अगार क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है, जो कहाँ से, रेड एल्गी अर्थात जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोनों एल्गी का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों एल्गी, क्योंकि इनसे अगार, और आजकल लैब में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है डीएनए सेपरेशन के लिए एगरोज जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डीएनए है कैसे अलग होगा, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे डीएनए लोड किया जाएगा इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे कैथोड, इस साइड क्या होगा, एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो करंट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, इसमें वेल के अंदर क्या भर दिया जाएगा, डीएनए भर दिया जाता है, ठीक है। डीएनए सैंपल को यहाँ पे लोड कर दिया गया, ठीक है ना। इस वेल के अंदर ये भर दिया गया डीएनए, ठीक है। तो कैसे भरेंगे डीएनए, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक डीएनए है, और हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। यह मान लीजिए कोई एक विशेष जीन है, और यही जीन हमको प्राप्त करना है इस डीएनए से। तो हम क्या करेंगे, इसको इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से या थोड़ा सा आसपास से क्या करेंगे, काट देंगे। तो क्या होगा कि डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ना डीएनए के। एक टुकड़ा ऐसे मिलेगा, एक टुकड़ा यहाँ पर बीच में इस तरह से मिलेगा, और एक टुकड़ा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 3 टुकड़े मिल रहे हैं, और ये बीच वाला जो डीएनए है ये हमको ये जीन चाहिए, ये डीएनए चाहिए, ठीक है। तो जब हम काटेंगे एंजाइम से तो ये सभी टुकड़े एक ही स्थान पे मिक्स होंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस जीन को अलग करना है, या सभी खंड को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, हम इस सॉल्यूशन को, डीएनए को यहाँ पे भर देंगे, चारों वेल में भर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, भरने के बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कितना, लगभग जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है 80 to 150 वोल्ट, कितना, लगभग 80 से 150 वोल्ट का करंट
प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब यह निर्भर करता है कि एग्रोजोल की मोटाई कितनी है, कंसंट्रेशन उसका कितना है और कितने समय तक इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, उसके आधार पे ये वोल्ट क्या होते हैं, थोड़े से वेरी करते हैं। ठीक है, कुछ कम होते हैं कुछ बढ़ते हैं। तो 80 से 150 वोल्ट का करंट क्या किया जाएगा, लगातार प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा इसमें। ठीक है, अब जब करंट प्रोवाइड किया जाएगा तो डीएनए का जो खंड है वह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर ऐसे आगे की तरफ नीचे की तरफ क्या होगा, दौड़ने लगेंगे या भागने लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा खंड आगे जाएगा, कौन सा पीछे रहेगा, देखिए तो डीएनए का जो खंड छोटा होगा वह क्या होगा, वह आसानी से आगे भागेगा और जो बड़े खंड होंगे वह क्या होंगे, वह पीछे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो डीएनए पीछे रहते हैं उनके बैंड्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और जो डीएनए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आया, जो डीएनए क्या होंगे, छोटे होंगे उसके बैंड आगे मिलेंगे, जो डीएनए क्या होंगे, बड़े होंगे उसके बैंड या पट्टियाँ पीछे मिलती हैं। देखिए फिर से एक बार समझिए, कौन सा डीएनए आगे जाएगा, कौन सा पीछे रहेगा। जो बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा डीएनए होगा, अगर छिद्र छोटा सा है, एग्रोजेल है, जैसे ब्रेड में पोर होते हैं उसी तरह से मान लीजिए छोटे छोटे बहुत छोटे पोर है, तो अब उस छिद्र में से कौन आसानी से जाएगा, आगे निकल पाएगा, जो छोटा होगा डीएनए वह क्या होगा, बड़ी आसानी से आगे भाग जाएगा, और जो बड़ा होगा वह क्या होगा, फंसा रह जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो डीएनए का बड़ा खंड होता है वो सभी खंड पीछे रह जाते हैं, तो उसके जो पट्टियां हैं, जो बैंड हैं, वो पीछे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, या यहाँ पे मिल रहा है। फिर उससे जो छोटा होगा उसके बैंड यहाँ पे आगे, इससे जो छोटा होगा वो उससे आगे जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वह क्या होगा, वह सबसे आगे रहेगा, आगे दौड़ते हुए पहुँचता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से जो छोटा डीएनए होता है आगे मिलता है, उसका बैंड आगे मिलता है, और जो बड़े डीएनए होते हैं उसके बैंड पीछे मिलते हैं। ठीक है, डीएनए तो ऐसे अलग हो गया, लेकिन क्योंकि डीएनए बहुत छोटा होता है और कोई कलर नहीं रहता इसका, तो इसलिए यह हमको नंगी आँखों से, ऐसे आँखों से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब दिखाई कैसे देगा ये डीएनए, इसको देखने के लिए हम इसमें एक स्टेन या एक कलर, एक रंग डाल देते हैं। ठीक है, जिसको डाई कहते हैं, एक रंग डाल देते हैं। कौन सा रंग डालते हैं, इरिथ्रिडियम, इरिथ्रिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इरिथ्रिडियम ब्रोमाइड, ये डाई या डाई को हम स्टेन भी कहते हैं, सिंपली सा कह सकते हैं, ये एक कलरफुल पदार्थ है, सबस्टेंस है। ठीक है, तो इरिथ्रिडियम ब्रोमाइड से हम क्या करते हैं, इसको स्टेन कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इरिथ्रिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन कर देते हैं, जिससे ये हमको दिखाई देने लगे। ठीक है, लेकिन दिखाई कब देगा, ये हमको दिखाई देगा अल्ट्रा वायलेट लाइट में, यूवी लाइट में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, पहले इरिथ्रिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दिया गया, इसको रंग दिया गया, और फिर क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट में, यूवी लाइट में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। सॉरी, एक मिनट भाई। देखिए क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है ना, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट हमारी आँखों के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, या हमारे स्किन के लिए भी हार्मफुल होती हैं, जो कैंसर कॉज कर सकती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्लास लगाएंगे जो यूवी प्रोटेक्टर होगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट को प्रिवेंट करने वाला होता है। ठीक है, तो यूवी प्रोटेक्टर ग्लास लगा करके ही हम क्या करते हैं, इस
डीएनए को देखते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। फिर जब हम देखते हैं तो हमें कैसा नारंगी या कुछ हल्का सा रेड कलर में, ठीक है, हमें ये बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है, किस लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट में स्टेन करने के बाद, ठीक है ना। और जब हमको ये बैंड दिखाई देगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए हमको ये डीएनए चाहिए तो यहाँ फिर ये डीएनए चाहिए, जो भी डीएनए चाहिए हमको वहाँ से, जिस डीएनए का खंड चाहिए वहाँ से हम क्या करते हैं, उस डीएनए के खंड को काट करके यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसको अलग कर लेते हैं और हमें वो डीएनए मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये जीन चाहिए होता था, मान लीजिए ये जीन यहाँ पे है तो हम वहाँ से उस डीएनए को काट करके अलग कर लेंगे, ठीक है, और इसे इल्यूजन कहा जाता है। और जब हमें जीन मिल गया, ये जीन हमको प्राप्त हो गया, तो अब इस जीन को हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड में या वेक्टर में जोड़ देते हैं और फिर उसकी बहुत सारी कॉपी क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या फिर पीसीआर टेक्निक के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कॉपियां बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या किया जाता है, डीएनए को पृथक किया जाता है या अलग करके जीन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बहुत ही आसान है, क्या करते हैं, डीएनए को एग्रो जेल पे रन कराते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक करंट के कंडीशन में। वोल्टेज कितना होता है, 80 से 150 वोल्ट होता है, लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे तक ये रन कराया जाता है। अब डिपेंड करता है कि जेल कैसा है और जेल की लंबाई कितनी है, प्लेट की लंबाई, उसके आधार पे क्या करते हैं, टाइम डिपेंड रहता है वहाँ पे। और करंट लगातार प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि बीच में करंट ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वेल में क्या करते हैं, डीएनए को लोड करते हैं, छोटा डीएनए आगे भागता है, बड़ा डीएनए पीछे रहता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है तो वो पीछे रह जाता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और मैंने इसमें बताया तो कि आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे कि एग्रोजेल किससे बनता है, अगार से बनता है, और अगार कहाँ से प्राप्त होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस एल्गा के नाम या अगार का नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कि पोषक कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, समझ में। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोषक कोशिका को पोषक कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे प्रवेश कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ध्यान दीजिए, पोषक कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रवेश कैसे कराया जाता है, कैसे होता है, ठीक है। तो पोषक कोशिका, जिसको मैंने बताया था कि कोई एक कॉम्पिटेंट सेल होती है, मान लीजिए ई कोलाई है या बैसिलस है, इस कोशिका में हम क्या कराते हैं, जो हमारे पास वेक्टर होता है या जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इसमें हमने अपना जीन प्राप्त करके जोड़ा है, इसको इसके अंदर, ये पोषक कोशिका है या परपोषी कोशिका भी कह सकते हैं, सिंपली इंग्लिश में होस्ट सेल कहा जाता है, होस्ट सेल, ठीक है। तो होस्ट सेल में ये जो प्लाज्मिड है या जो आरडीएनए है, आरडीएनए क्यों कहेंगे, आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि दो अलग अलग डीएनए हैं, एक प्लाज्मिड है और एक हमारा कोई दूसरा जीन है, ठीक है, वांछित जीन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आरडीएनए। तो आरडीएनए को पोषक कोशिका में कैसे प्रवेश कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 5 विधियों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुल 5 विधियों का डिस्कशन करेंगे। उष्मीय झटका, इलेक्ट्रोपोरेशन,
माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, लाइपोसोम या लिपोसोम, मध्यस्थ जीन ट्रांसफर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए अब हमें क्या करना है, इस कोशिका के अंदर अर्थात पोषक कोशिका के अंदर ये जो प्लाज्मिड है जिसके साथ हमारा जीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, वांछित जीन है, इस प्लाज्मिड को कैसे पोषक कोशिका में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली जो तकनीक है इसकी बात करते हैं, ऊष्मीय झटका। ठीक है, कौन सी तकनीक है, ऊष्मीय झटका। इससे इंग्लिश में कहा जाता है हीट शॉक। ठीक है, क्या कहते हैं, हीट शॉक। तो यहाँ पे हीट का शॉक दिया जाएगा और डीएनए को प्रवेश कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा, देखिए, तो मान लीजिए ये हमारे पास बीकर है, क्या है, बीकर है, और इसमें क्या किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर दिया गया है, CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं ना, विलयन या सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में ये जो पोषक कोशिका है, जो भी हमारे पास जीवाणु की कोशिका रहेगी, ठीक है, ये सभी कोशिकाओं को क्या किया जाएगा, इसके अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है, मैं केवल 2 बना रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, जिसको यहाँ पे इस विलयन में रख दिया गया है। इस विलयन के साथ अब यहाँ पे रख दिया जाएगा जो वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड, और इसी प्लाज्मिड के साथ जुड़ा है जीन। क्या जुड़ा है, जीन जुड़ा है, वांछित जीन जुड़ा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊष्मीय झटका कैसे दिया जाता है इस विलयन को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये है प्लाज्मिड जिसके साथ जीन है, और ये क्या है, होस्ट सेल है, पोषक कोशिका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया जाता है। किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इसके टेम्परेचर को फिर बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, टेम्परेचर को 0 से कितना बढ़ा दिया गया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर अगेन दोबारा फिर इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला दिया जाता है। ठीक है, समझ में, 0 था, 42 किया गया, ठीक है, फिर 0 कर दिया गया। इस तरह से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है ना, हीट का शॉक दिया जाता है, झटका दिया जाता है कुछ समय के लिए। ऐसा करने से होता क्या है, यह जो जीवाणु है, जीवाणु की जो कला है, यह क्या होती है, इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। वह क्या होता है, पारगम्यता उसकी बढ़ जाती है, और पारगम्यता बढ़ने के कारण ये जो प्लाज्मिड है, यह क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या होगा, इसके अंदर फिर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पे अब क्या होगा, पोषक कोशिका के अंदर क्या किया होता है, क्या हो जाएगा, जो प्लाज्मिड है वह क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कैसे, ऊष्मीय झटका देने से, हीट शॉक देने से। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये पहला मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड को अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर सकते हैं, पोषक कोशिका में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड है। नेक्स्ट मेथड देखिए, सॉरी, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन।
दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। देखिए ये इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या स्टडी किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, पोर फार्म करना, ठीक है, पोरेशन, समझ में आया। तो ये दूसरी तकनीक है इलेक्ट्रोपोरेशन। इस तकनीक के द्वारा क्या किया जाएगा, पोषक कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो विलेन है, ठीक है, सोल्यूशन है, इसमें हम क्या करेंगे, ई कोलाई या जो भी पोषक कोशिका है इसको लेंगे, और साथ में क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, प्लाज्मिड है, इसको लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, हाई वोल्टेज का, ठीक है, लगभग अबाउट 1.8 किलो वोल्ट, समझ में आ रहा है, हाई वोल्टेज कितना अबाउट 1.8 किलो वोल्ट का क्या किया जाता है, करंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्षण भर के लिए, ठीक है, पल्सेस दी जाएंगी करंट की। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली करंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए या, ठीक है, हाफ सेकेंड के लिए दिया गया, फिर ऑफ करंट, फिर कुछ टाइम बाद फिर हाफ सेकेंड के लिए, ठीक है। इस तरह से क्या किया जाता है, यहाँ पे हाई वोल्टेज का करंट का पल्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, क्षण भर के लिए करंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा, पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्षण भर के लिए इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, फिर रोक दिया गया, फिर दिया गया, फिर रोक दिया गया। तो ऐसा करने से भी क्या होगा, ऐसा करने से जो इसकी पारगम्यता होती है कोशिका कला की वह बढ़ जाती है, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वह पोषक कोशिका के अंदर क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, पोरेशन होगा, यहाँ पे पोर फॉर्म होगा। पोर फॉर्म होने का मतलब ये है कि पारगम्यता बढ़ जाती है कोशिका की, ठीक है ना, जिससे जो प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वह क्या होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो ये दूसरा मेथड था इलेक्ट्रोपोरेशन, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड डिस्कस किया जाए, तो आगे इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट मेथड क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा मेथड माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और इंजेक्शन का मतलब, इंजेक्शन आप लोग जानते हैं, आप लोग जब बीमार होते हैं तो इंजेक्शन लगता है, ठीक है, या टीका लगवाने जाते हैं तो इंजेक्शन के द्वारा वैक्सीन लगाया जाता है ना। तो देखिए माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, सामान्यतः जो एग कोशिका होती है, लार्ज कोशिका होती है, ठीक है, एग सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराने के लिए माइक्रो इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए माइक्रो इंजेक्शन में यहाँ पे एक जो लार्ज सेल है इसका न्यूक्लियस है, अब मान लीजिए यह कौन सी सेल है, एग सेल है, तो मुख्य रूप से एग सेल में ही डीएनए प्रवेश कराने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो एग सेल है, इसे किया जाता है एक होल्डिंग पीपेट, किससे, एक होल्डिंग पीपेट की सहायता से इसको होल्ड करके रखा जाता है, ठीक है। देखिए ये पीपेट है, क्या है, होल्डिंग पीपेट है,
होल्डिंग पिपेट, ठीक है। होल्डिंग पिपेट, होल्ड का मतलब पकड़ करके रखना, क्या करना, पकड़ करके रखना। तो होल्डिंग पिपेट क्या करता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे जो एग सेल है वह क्या होती है, इससे चिपकी रहती है या जुड़ी रहती है, ठीक है। यह क्या करता है, ऐसे प्रेशर बनाता है, खींचता है, तो होल्डिंग पिपेट इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब होल्डिंग पिपेट के द्वारा इसको होल्ड करके रखा गया, और यहाँ पे देखिए होता है माइक्रो इंजेक्शन, ये क्या है, माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू क्या किया जाएगा, इसमें डीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, जिसको सीधे न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, किसकी सहायता से, माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से। और डीएनए को सीधे केंद्र के अंदर, कहाँ पे, केंद्र के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर सीधे प्रवेश करा दिया जाता है, किसकी सहायता से, माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से, ठीक है। तो इस तरह से ये माइक्रो इंजेक्शन की तकनीक होती है, जिसके द्वारा, ठीक है, एग सेल में क्या किया जाता है, एग सेल के केंद्र के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए को प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स, इसमें एक होल्डिंग पिपेट है और क्या होता है, एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, ठीक है ना। तो सेल को होल्ड करने के लिए, पकड़ करके रखने के लिए क्या किया जाता है, पिपेट का यूज किया जाता है, जो इसको होल्ड करके रखता है। आप लोग छोटे बच्चों को कभी इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, घबराते हैं या रोने लगते हैं, तो उनको एक लोग पकड़ते हैं ना कि डॉक्टर आसानी से इंजेक्शन लगा सके। तो इसी तरह से एग सेल को भी क्या करना पड़ता है, होल्ड करके रखा जाता है, इसके बाद फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये तीसरी तकनीक थी माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है जीन गन मेथड, ठीक है। तो आगे देखिए जीन गन मेथड क्या होता है, फोर्थ मेथड क्या है, जीन गन। देखिए ये जो जीन गन मेथड है ना, इसी को बायोलिस्टिक गन मेथड भी कहा जाता है या बायोलिस्टिक गन भी कहा जाता है, बायोलिस्टिक गन। जीन गन को क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक गन कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे प्रवेश कराया जाएगा, यहाँ पे डीएनए को क्या किया जाता है, गोल्ड या प्लैटिनम, किसका, डीएनए को गोल्ड या प्लैटिनम, ठीक है, गोल्ड या प्लैटिनम की छोटी छोटी गोलियों के ऊपर लेपित कर दिया जाता है या लेप लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यह कोई गोल्ड की बीड्स है या गोली है, ठीक है, या प्लैटिनम की, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऐसे डीएनए को क्या किया जाएगा, ऐसे इसका लेप लगा दिया जाएगा, ठीक है, लोड कर दिया जाएगा, इसके सरफेस पे क्या किया जाएगा, डीएनए को लगा दिया जाएगा। ये हो गया डीएनए या जीन, ठीक है। और ये क्या है, गोल्ड की बीट्स है, ठीक है ना। अब इस बीट्स को, इस गोल्ड को डीएनए के साथ क्या किया जाता है, फायर किया जाता है जीन गन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये है जीन गन, क्या है ये, जीन गन है, ठीक है। इस जीन गन के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये गोल्ड और प्लेटिनम की क्या है, बीट्स हैं, जिसके ऊपर डीएनए है। तो जीन गन के द्वारा ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जीन गन के द्वारा क्या किया जाता है, ऐसे पेट्री डिश में होस्ट सेल को रख दिया जाता है, ठीक है, कोशिकाओं को रख दिया जाएगा, ये है होस्ट सेल, जिसमें डीएनए को क्या कराना है, प्रवेश कराना है। तो यहाँ पे इसके
ऊपर एक जाली लगी होती है, ठीक है, जो बड़े आकार का जो बीट्स होगा ना उसको रोकने के लिए। इसके बाद जीन गन के द्वारा, ये जीन गन है, जीन गन के द्वारा क्या किया जाएगा, बमबारी की जाएगी या फायर किया जाएगा। किसको, ये जो डीएनए कोटेड गोल्ड है, ठीक है, या प्लेटिनम है। तो ये जो बीट्स हैं ये कहाँ पे जाते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं फायर करने से। जो बड़े आकार के बीट्स होंगे वो जाली के ऊपर रुक जाएंगे, और जो छोटे आकार की गोलियां होंगी वो क्या होंगी, वह सीधे यहाँ कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर ऐसे जो डीएनए है वो क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं जीन गन मेथड, क्योंकि इस गन से क्या किया जाता है, जीन को या डीएनए को फायर किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, जीन गन है, ठीक है, समझ में आया। तो यह भी बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिससे क्या करते हैं, डीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेश कराते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लास्ट मेथड है लाइपोसोम मध्यस्थ जीन ट्रांसफर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, और लास्ट मेथड देखिए क्या है, लाइपोसोम या लिपोसोम मध्यस्थ जीन ट्रांसफर, ठीक है। पांचवा तकनीक क्या है, लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे, लिपोसोम मध्यस्थ जीन ट्रांसफर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, मध्यस्थ जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो लाइपोसोम के द्वारा क्या किया जाएगा, जीन का कोशिका में ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखिए जरा, लाइपोसोम क्या होता है, देखिए ये लिपिड्स की बनी क्या होती हैं, थैलियाँ होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, लिपिड्स की बनी थैलियाँ होती हैं। तो आप लोग ने देखा है कि जो कोशिका कला होती है, कोशिका कला किससे बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। तो इस तरह से लिपिड का बाई लेयर क्या होता है, बना होता है, और इसी को कहा जाता है लाइपोसोम, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से लिपिड्स की क्या होती है, बाई लेयर होती है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, लाइपोसोम कहा जाता है। लिपिड्स का क्या है, बाई लेयर है, ठीक है। ये है लाइपोसोम, ठीक है, केवल लिपिड्स से बना है, कोई भी प्रोटीन नहीं है। और इस लाइपोसोम के अंदर होता है डीएनए, क्या होता है, डीएनए या जीन पैक होता है, ठीक है, डीएनए या जीन। अब इसको क्या करते हैं, किसी कोशिका के संपर्क में ला देते हैं, तो यह क्या होता है, कोशिका कला के साथ क्या होते हैं, इसकी कला मिक्स हो जाती है, जुड़ जाती है आसानी से, क्योंकि ये लिपिड की बनी है, यह भी लिपिड और प्रोटीन का बना है। तो दोनों कलाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं, और क्या होता है, जो डीएनए है वह कोशिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस डीएनए का ट्रांसफ़र किया जाता है उसको कहते हैं लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। लाइपोसोम्स क्या होता है, लिपिड की बनी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर डीएनए पैक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। ये पांचवा मेथड है जीन ट्रांसफ़र करने का पोषक कोशिका के अंदर, ठीक है। तो दो इम्पॉर्टेंट और पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट कोशिका है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कोई प्लांट कोशिका है प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए आज के डेट में, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम का एक प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड की सहायता से जीन ट्रांसफ़र मोस्टली किया जाता है
प्लांट सेल में, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, मतलब ट्यूमर बनाने वाला, क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, टी प्लाज्मिड। तो इस टी प्लाज्मिड का यूज किया जाता है प्लांट सेल में डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, और ये किसका प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड होता है, जीवाणु का प्लाज्मिड होता है। और अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में रिट्रोवायरसेस के जीन को या रिट्रोवायरसेस का यूज किया जाता है डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। एनिमल सेल में, कहाँ पर, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में, ठीक है, रिट्रोवायरसेस का यूज किया जाता है, रिट्रोवायरसेस का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो वायरस होते हैं वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो अपना केवल जेनेटिक मटेरियल ही मोस्टली ट्रांसफ़र करते हैं इनसाइड द सेल। तो रिट्रोवायरस किसको कहते हैं, ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, तो उन वायरसेस को क्या कहते हैं, रिट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में, ठीक है, बस इतना ही, और हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और जिसमें से देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे डीएनए को सेपरेट किया जाता है। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, ये 3 मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और 60 क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, या माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, या जीन गन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से, ठीक है, नोट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, और बहुत ही अच्छे से डायग्राम के साथ यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद।